बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया सेलुलर लेवल को, और फिर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर लेवल को, और मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमने माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल को पढ़ा। उसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करने की कोशिश की, और इस तरह से हमने उस दोनों टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उनसे नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे कहते हैं ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। आज हम ये डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम टिश्यू लेवल को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल से। डिफरेंट एंड enormous number of micro and macro molecule arrange themselves in a particular way to form cells and organelles। यहाँ पे दो कंसेप्ट है समझने के। एक है कि arrange themselves, दूसरा है कि particular way। रिपीट करते हैं, डिफरेंट एंड enormous number of micro and macro molecule के मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो आपस में उनकी अरेंजमेंट होती है, वो आपस में मिलते हैं, अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे, खास पैटर्न के तहत मिलते हैं। तो क्या बनता है फिर जाके फाइनली टू फॉर्म सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। सेल्स भी बनते हैं और ऑर्गेनेल्स भी बनती हैं। अब सवाल ये है कि पर्टिकुलर वे का से क्या मुराद है। जैसा कि आपने देखा कि जो ब्लॉक्स होते हैं जब वो जुड़ते हैं उनसे छोटे घर भी बनते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ भी बन जाती हैं, और आप ये देखेंगे कि उससे बेशुमार किस्म की मुख्तलिफ मतलब उससे चीज़ें बन जाती हैं। दूसरी एग्जाम्पल आप ये देखें कि लकड़ी होती है, जब वो एक ख़ास पैटर्न में मिलती है तो उससे टेबल बनता है। उसकी आप ज़रा सी जो उसका आपस में मिलने का जो पैटर्न है आप उसको चेंज करेंगे तो उससे चेयर बन जाएगी, उससे टेबल बनेगा, उसी से बेड बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इसी तरह हमारे पास ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं और जो सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, इनका मिलने का जो पैटर्न होता है वो डिसाइड करता है कि इसने कौन सा जाके सेल बनाना है, किस किस्म का उसने जाके आगे ऑर्गेनेलीज बनानी है। एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका एक और क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनेलीज, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज के मिलने से जाके आगे सेल बनते हैं। हम आगे मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ कि ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन, हम ऑर्गेनेली को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो बुनियादी जो चीज है वो है कि इस जो लफ्ज है ऑर्गेनेली, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑर्गन ऑफ द सेल। इसको हम कैसे बयान करेंगे, जिस तरह से मैं एक बॉडी हूं और मेरे अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं। लीवर का अपना फंक्शन है, आई का अपना फंक्शन है, इसी तरह नोज का अपना फंक्शन है, ईयर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है। इसी तरीके से वो कहता है कि सेल भी एक बॉडी, आप इसको कंसिडर करें एक लम्हे के लिए कि सेल एक जिस्म है पूरा, उसके अंदर लगे हुए छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं। मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये एक सेल है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज हैं, जैसा कि इसमें हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, उसके अलावा यहाँ पे गाल्जी वेसिकल्स या गाल्जी अपरेटस हो गए, वगैरह वगैरह। अब हर एक का उसके अंदर अपना अपना फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ द सेल्स, पूरे जो सेल, एक सेल है ये पूरा, मैंने सेल ड्रा करने की कोशिश की। फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। उनके अंदर खास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसा कि दो तीनों को यहाँ पे मैंने इंडिस्ट करने की कोशिश की आपके सामने। कंपेरेबल, अगर आप उसका मवाजना करें टू दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के साथ, जैसे मैंने आपको भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की कि ये एक बॉडी है, मैं एक बॉडी हूं, आप एक बॉडी हैं, और आपके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से सेल भी एक बॉडी है और उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स लगे हुए हैं। उन सेल के ऑर्गन्स का नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। ये जो सब सेलुलर का वर्ड आया, इससे क्या मुराद है, सेल के अंदर लगी हुई छोटी छोटे हिस्से, सेल के मजीद जो छोटी इकाइयां होती हैं। सब जब भी लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब है कि आप उस लेवल से नीचे वाले की बात कर रहे हैं। सब सेलुलर, सेल से नीचे, सेल जिससे मिलके बना है उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो सब सेलुलर ये आता है दीज के बाद। दीज
सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेली, इससे हम कहते हैं ऑर्गेनेली। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट के तहत माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और उनके मिलने की वजह से क्या बनता है, हमारे पास सेल्स बनते हैं और ऑर्गेनेलीज बनती हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर खास बात ये हमने पढ़ी कि जिस तरह हमारी बॉडी हमारी बॉडी जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स लगे हुए हैं और हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है। इसी तरीके से सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन को हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, वगैरह वगैरह। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि इसकी मिसालें क्या क्या है, हम किस तरह से मिसाल दे के बयान कर सकते हैं ऑर्गेनेलीज कौन कौन से। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, सेल को एटीपी प्रोवाइड करता है, इसका यही फंक्शन है। अब इसी तरह से राइबोसोम है, उसका अपना फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसका अपना फंक्शन है, सिक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका अपना फंक्शन है, उसकी आगे जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका अपना फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका अपना फंक्शन है। गर्ज ये कि तमाम ऑर्गेनेलीज का अलग अलग फंक्शन होता है एक सेल के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेरी और आपकी बॉडी के अंदर लगे हुए मुख्तलिफ ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन होता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको बखूबी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, have been studied for the structure and functional study, मतलब सेल की स्टडी करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके फंक्शन को समझने के लिए आपको ऑर्गेनेलीज के फंक्शन का और उसकी स्ट्रक्चर का पता होना लाजमी है। आगे कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनेली, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली, ये वही अरेंजमेंट है जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी, अरेंज देमसेल्व्स की, उसको उसने अभी एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप गौर से जरा एक लम्हे के लिए आप सोचें कि एक बंदे के लिए सारे काम करना जरा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप एक साल के अंदर 9th की बुक्स भी पढ़ें, आप 10th की भी पढ़ें, फर्स्ट ईयर की भी पढ़ें और सेकंड ईयर की भी पढ़ें, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा क्या हुआ, आपको एक साल के अंदर सिर्फ एक क्लास की बुक्स को पढ़ना होगा। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि जैसे मैं इस टाइम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइम पे मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊं, मैं साथ में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं, इंग्लिश भी पढ़ाऊं, ये जरा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए आसान क्या रहेगा कि मैं एक टाइम में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊं और मैं अच्छा पढ़ा सकूंगा। इस तरीके से वो कहता है कि इंपॉर्टेंस की ये है ऑर्गेनेलीज की कि दी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली की जो अरेंजमेंट तरतीब होती है सेल के अंदर, स्पीक्स वो बताती है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दी सेल, एक सेल के अंदर काम की आप ये समझे तकसीम कार हो जाती है, मतलब हर एक चीज का अपना अपना काम है। हर एक जो ऑर्गन है सेल का, मतलब ऑर्गेनेलीज हैं, हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है और वो अपनी ही जॉब परफॉर्म करेगी, वो दूसरे का काम नहीं करेगा। जैसे राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर ऑफ, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कभी नहीं हो सकता कि राइबोसोम आपको एनर्जी देना शुरू कर दे और प्रोटीन आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको प्रोटीन बनाना शुरू कर दे आपकी बॉडी के अंदर, और इसी तरह से जो राइबोसोम का काम है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दे। हर एक का जो अपना काम है वही उसी का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फिर आपकी बुक के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ है आपकी बुक के जो टॉपिक है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, उसका तीसरे वाले पैराग्राफ में। अच्छा, उसमें एक और बात का जिक्र भी है, उसने हल्का सा टच दिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियस की बेस पे सेल को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोट ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। यूकैरियोट, इसको मैं जरा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा इस तरफ, यहाँ नीचे करके, कि वो ये कहता है कि प्रोकैरियोट, ये दो सेल आपको नजर आ रहे हैं, एक ये सेल है, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा सेल है ये वाला, ये दो सेल है यहाँ पे, ये हो गया प्रोकैरियोट और ये हो गया यूकैरियोट। सबसे पहले यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब है ट्रू, ऐसी चीज जो आपको नजर आए उसे कहते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब है बिफोर, मतलब जो आपको सही तरह से नजर ना आए आप उसको कहते हैं प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट का मतलब जो आपको क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, अब यूकैरियोट के अंदर ये होता है उसका न्यूक्लियस और ये हो गया प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस। वो ये कहता है कि यूकैरियोट का न्यूक्लियस आपको क्लियर विजिबल होता है। अब विजिबल होने क्यों होता है, सवाल ये है, उसका आंसर ये है कि उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है।
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स होता है, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया। और यूकेरियोट की एग्जांपल होती है प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। अब यूकेरियोट के अंदर ना सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, बल्कि हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन। जैसा कि आप समझ लें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके गिर्द भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। और बाकी गाल्जी अपरेटा है, उसके गिर्द भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। और बाकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके इर्द गिर्द भी क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स की वजह से हर एक ऑर्गेनेली जो होती है यूकेरियोटिक सेल के अंदर वो क्लियरली विजिबल होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और बाकी जो उसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से वो डिस्पर्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और आपको वो विजिबल नहीं होता। ये था कंसेप्ट है प्रोकैरियोट्स का और यूकेरियोट्स का। अब हम बुक के हिसाब से चलते हैं कि वो उसने क्या लिखा हुआ है। वो कहता है बुक वाला के प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो उनकी तादाद कम होती है, जबकि यूकेरियोट्स में क्या होते हैं, रिच इन नंबर के जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी जो तादाद है वो ज्यादा होती है। दूसरा कंसेप्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो उनकी किस्में हैं, काइंड्स हैं, वो प्रोकैरियोट के अंदर ऑर्गेनेलीज की कम तादाद भी कम है, इकसाम भी कम है, जबकि यूकेरियोट के अंदर उसकी तादाद भी ज्यादा है ऑर्गेनेलीज की, और उनकी किस्में भी, उनकी अकसाम भी ज्यादा होती हैं। तो ये था आपका सारा प्रोकैरियोट का और यूकेरियोट का कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनेली लेवल को यहां तक। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल को हम कैसे बयान करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मेरी और आपकी स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शन यूनिट, मतलब हर एक चीज हमारी बॉडी की सेल से मिलकर बनती है, और हमारी बॉडी का जो फंक्शन है ये तो स्ट्रक्चरल हो गया। अब फंक्शन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे परफॉर्म कौन करेगा, वो सेल परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इनकी जो दो टाइप्स है वो कौन सी हैं। यूनिसेलुलर इसकी एक टाइप है, ठीक है, और दूसरी इसकी ये है नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे। जब भी आप किसी चीज को बयान करते हैं कि इसकी दो कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी किस बेस पे बनती है। ये जो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये मैंने लिखी नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे। जो सेल है उसके दो किस्म की टाइप्स होती है, नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, ऐसी बॉडी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है। देखिए यूनि का मतलब क्या होता है, एक, और सेल का मतलब क्या होता है, सेलुलर, सेल को कहते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब है मोर देन वन, सेल का मतलब है सेल। जब एक बॉडी एक सेल से मिलकर बनेगी इट विल बी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। इफ ए बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल देन इट इज नोन एज मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंपल से मुराद है कि यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, जैसे बैक्टीरिया हो गए और मोस्ट। अच्छा, ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने मोस्ट लिखा, ये मैं आपको समझाता हूं कि आपकी बुक वाले ने यहाँ पे मोस्ट का क्यों उसने ये वर्ड लिखा। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं मल्टी सेलुलर, नहीं वो होते हैं यूनिसेलुलर। ज्यादा प्रोटिस्ट मैक्सिमम क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, थोड़े बहुत उनमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। इसलिए उसने यहाँ पे, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। जो चीज अंडरस्टूड होती है उसमें आप कभी भी जिक्र नहीं करते कि वो मोस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम, उसका चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि बैक्टीरिया है क्या, वो यूनिसेलुलर है, लिहाजा यहाँ पे मोस्ट हमने नहीं लगाया क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन जो प्रोटिस्ट है वो ज्यादातर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, थोड़े बहुत, सारे के सारे नहीं, ज्यादातर थोड़े बहुत उनमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लिहाजा उन्होंने मोस्ट का यहाँ पे लफ्ज लगा दिया कि मोस्ट प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। इन दो, ये जो मैंने दो चीजें, ये जो प्रोटिस्टा है ये किंगडम प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया है वो किंगडम मुरेरा से बिलोंग करते हैं। तो उन दो को हमने यहाँ पे जिक्र किया कि ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो किसमें फॉल करेंगी, यूनिसेलुलर वाले हेडिंग के वो अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर बनी होती है। इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, अब यहाँ पे उसने मोस्ट का जिक्र किया फंजाई के साथ। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं। उनमें से जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसकी एग्जांपल आती है यीस्ट।
इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ज्यादातर जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, मोस्ट फंजाई उनमें से एक आध फंजाई ऐसा भी है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर। अच्छा, जो आपकी बुक में, इसी बुक में मेंशन भी है, इसलिए मैंने एक का जिक्र किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट जो एनिमल है वो होते ही क्या है, मल्टी सेलुलर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। जैसा कि वो कहता है कि 37.3 ट्रिलियंस ऑफ सेल मिले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। बुक पे नहीं है, वैसे आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन की हद तक समझाया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा जो टॉपिक था वो सेल का था, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, हाउ यू कैन डिफाइन सेल। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, उसकी बेस पे जो टाइप्स हैं वो यूनिसेलुलर और सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर, उसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिश्यू किसे कहते हैं। ये जो टिश्यू लिखा हुआ है इसका बुनियादी मतलब है ऐसी चीज जो नेटवर्क की या मेशवर्क की फॉर्म में होती है, मतलब देसी जुबान में उलझी हुई चीज, उसे कहते हैं टिश्यूज। अब जो प्लांट्स होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में होते हैं, इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अभी हमने पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं हर बॉडी के अंदर जैसे ऑर्गन्स लगे होते हैं, इसी तरह सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स लगी होती हैं और वो उसका सेल का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब ये सेल है सिमिलर किस्म के और ये सेल है सिमिलर किस्म के और ये सेल है सिमिलर किस्म के, कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ये बच्चों आपके पास एक ग्रुप हो गया, ये आपके पास दूसरा ग्रुप हो गया सेल्स का, और ये आपके पास, हम इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ये आपके पास एक ए ग्रुप हो गया सेल्स का, सिमिलर सेल्स का, बी ग्रुप हो गया सिमिलर सेल का, और सी ग्रुप हो गया आपके पास सिमिलर सेल का। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये भी आपको समझ आ गई। आर ऑर्गेनाइज्ड, वो उनकी अरेंजमेंट हुई होती है इनटू लूज शीट एंड बंडल। अब शीट और बंडल से मुराद क्या है, बंडल कहते हैं जैसे आपने आटे का पेड़ा देखा, उसको हम कहते हैं बंडल। जब आप उससे चपाती बनाते हैं तो वो जस्ट उसकी जो फ्लैट फॉर्म हो जाती है हम उसे कहते हैं शीट। शीट कहते हैं किसी फ्लैट फॉर्म को, और बंडल कहते हैं उसके जरा आप जो शीट नहीं होता, जैसे कि आटे का पेड़ा हो गया, सिंपल कंसेप्ट। परफॉर्मिंग, अच्छा इसको मैं जोड़ता हूं इस लूज शीट को इस कंसेप्ट के साथ। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है ए फॉर्म में, बी फॉर्म में, सी फॉर्म में, अप टू सो ऑन, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट एंड बंडल। ये जो सेल्स हैं ये अरेंजमेंट इनकी हुई होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं या तो बंडल की फॉर्म में या तो वो अरेंज हुए होते हैं शीट की फॉर्म में। परफॉर्मिंग, वो करते हैं, क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन मतलब इस, ये जो सेल्स है 1 2 3 4 5 6 10, सपोज इन 10 जो यहाँ पे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन 10 का एक फंक्शन होगा क्योंकि ये एक ग्रुप की फॉर्म है। ये आपको जो 10 नजर आ रहे हैं बी कैटेगरी में, इन 10 का एक फंक्शन होगा क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म है। जब भी सेल ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो पूरे ग्रुप का एक फंक्शन होता है और उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू नंबर ए है, ये टिश्यू बी है, ये सी टिश्यू आपके सामने है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली बात पे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ईच टिश्यू हैज पर्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक टिश्यू का ए का अपना अलग फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, बी का अपना फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर जो सी जो टिश्यू है सी नंबर, इसका अपना फंक्शन होगा हर एक टिश्यू का। अब कैसे अपना फंक्शन होगा इसको हम बयान करते हैं। प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं और एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं, आपकी बुक में सारा लिखा हुआ है। वो कहता है प्लांट्स के अंदर पौधों के अंदर दो किस्म के टिश्यू यहाँ पे डिस्कस हुए, होते तो ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पे दो हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन है पौधे के अंदर पानी को और मिनरल्स को, नमकियात को ट्रांसपोर्ट करवाना जड़ों से लेके एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक, पूरे के पूरे थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स, उसको वो वाटर को और मिनरल्स को वो मूव करवाता है, इसे कहते हैं जाइलम। अब आते हैं फ्लोएम की तरफ। ट्रांसलोकेशन का मतलब है ट्रांसपोर्ट करवाना, फूड इन द प्लांट, पौधे के अंदर फूड को मूव करवाने का जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, फ्लोएम। अब फूड से मुराद क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं इसी तरह पौधे भी खाना खाते हैं और उनका खाना क्या होता है, जैसे हो गया प्रोटीन, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फूड है पौधे की, और इसको जब वो मूव होगी, ट्रांसलोकेट होगी थ्रू आउट द प्लांट, ये कौन करवाएगा, ये
अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखें, एक और कंसेप्ट, जैसे मैं आपको ड्रा करके बताता हूं, ये अगर एक पौधा है, ये इसके पत्ते हैं सपोज, और ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स। वाटर जो होता है, पानी, वो हमेशा पौधा जमीन से सक करता है और ऊपर तक पहुंचाता है पत्तों के कोनों तक। ये हो गया जाइलम का काम, मतलब ये वाटर की वो ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड जो होती है वो बनती है इस पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस से, और यहां से ये मूव करती है पूरे पौधे। फूड का पैटर्न ये होता है चलने का, और मूवमेंट ऑफ वाटर ऐसे हो रही होती है। ठीक है, अच्छा ये इजाफी बात आपको मैंने समझा दी, वैसे कंसेप्चुअल ये कंसेप्ट था एक। आगे हम चलते हैं एनिमल्स। ये हमने पढ़ रहे थे कि टिश्यू के एग्जांपल प्लांट्स के अंदर, अब हमने पढ़ने हैं एनिमल्स के अंदर टिश्यू कौन कौन से होते हैं। दो के एग्जांपल से सिर्फ आपकी बुक में दिए, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और सेकंड ग्लैंडुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लोकेशन आपके ज़हन में भी आ रहा होगा मस्कुलर का नाम सुन के, ये होते हैं आपके मसल्स के अंदर। अच्छा इनका काम क्या होता है, आपके मसल को कंट्रैक्ट करवाना और रिलैक्स करवाना। जैसा कि ये मेरा बाजू है, इसके ऊपर यहाँ पे जो मसल्स इनका नाम है बाइसेप्स, और जो नीचे मसल्स लगे हुए ये वाले इनका नाम है ट्राइसेप्स। जब ये वाले मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये मूवमेंट होती है। ठीक है, जब नीचे वाले मसल कंट्रैक्ट होंगे इस टाइम नीचे वाले मसल फ्लेक्स वो रिलैक्स है, और जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो मेरा बाजू वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाइसेप जब कंट्रैक्ट करेंगे तो बाजू ऐसे मूव करता है, और जब ये नीचे वाले जो मसल्स होते हैं जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो बाजू इस पोजीशन में वापस आ जाता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फिनोमिना। और ये कौन करवाता है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू है मेरे मसल्स के अंदर वो। इसी तरह हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, 608 मसल्स हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट, वो सारे के सारे जितने भी मसल्स होते हैं 610 मेरे ख्याल से 600 से ज्यादा है, 610 है या 608 है गालिबन, वो सारे के सारे जो मसल्स हैं वो उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं आज के टॉपिक के आखिरी पॉइंट की तरफ, वो है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड्स कहते हैं ऐसी चीज जो कि सिक्रीशंस को खारिज करती हैं, रतूबत खारिज करती हैं। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर एक है थायराइड ग्लैंड जो कि गले के अंदर होती है, वो हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि पसीना खारिज करती हैं, स्वेट रिलीज करती हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको चीज समझा दूं, एक आखिरी चीज, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, स्वेट और सीबम में क्या फर्क होता है। स्वेट कहते हैं पसीने को, जो कि गर्मी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव होता है ये वाला प्रोसेस, और आपकी बॉडी वापस अपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। जब गर्मी की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ के सपोज 39 चला जाता है किसी भी बुखार की वजह से या किसी भी वजह से, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसे कहते हैं स्वेटिंग। उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का पसीना बाहर निकलता है और बॉडी वापस आस्ता आस्ता अपनी पोजीशन रीगेन करती है 37 की तरफ। इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस का प्रोसेस, और ये बहुत लाजमी है, अगर ये ना हो तो हम मर भी सकते हैं। अच्छा ये जो प्रोसेस हो गया इसे कहते हैं स्वेट निकलना, पसीना निकलना, और ये काम कौन कर रहा होता है, स्वेट ग्लैंड्स करवा रही होती हैं पसीने का निकलने का प्रोसेस। लेकिन अब आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फेस पे यहाँ पे ऑयल जमा होता है, ऑयली सिक्रीशन, वो जो ऑयल सा चिकनाहट से आपको नजर आती है वो रिलीज कर रही होती हैं आपकी बॉडी के सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस SEBACIOUS सेबेशियस ग्लैंड्स। ये सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, सीबम, जो ऑयल आपकी बॉडी से निकल रहा होता है, ऑयल यहां से आपको नजर भी आएगा, इसे कहते हैं सीबम। ये दो ग्लैंड्स होगी। तीसरा आपकी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज होता है, ये पेंक्रियाज भी रिलीज करता है, रिलीज करता है ग्लूकागॉन भी रिलीज करता है, इंसुलिन भी रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में वो सिक्रीशन। लास्ट में हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में, इन दो को हमने अलग अलग बयान किया, ऑर्गेनेली को इधर बयान किया और सेल को हमने इधर बयान किया। ऑर्गेनेली में हमने पढ़ा कि जनरल उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, पर्टिकुलर वे में होती है, और देन हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या होती है और ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि एग्जांपल्स के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं ऑर्गेनेली की, कोई आपसे पूछे तो आप 2-3 का नाम बता सकें।
नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये जो सवाल है इंपॉर्टेंस वाला, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। व्हाट डू यू नो अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कि आपने इसका आंसर ऐसे बयान करना है कि ऑर्गेनाइज जो सेल के अंदर लगी होती हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है, वो स्पीक्स करती हैं डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ये बुक की मैं आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, विद इन द सेल। फिर आपने बताया कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर फर्क क्या होता है। देन आपने सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह गई, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन मतलब हर एक ऑर्गेनेल के बाहर जो झिल्ली से लगी होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। प्रोकैरियोट में ऐसी कोई भी झिल्ली, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती जिसकी वजह से चीजें नजर, ऑर्गेनेल्स नजर नहीं आती। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो दोबारा सुने, सेल मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों किस्म के में होती है। अब सेल मेम्ब्रेन होती कहां पे है? ये पूरा सेल है, ये इसके बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन होगी, और ये हमने क्या ड्रा कर दी है? सेल। कहता है कि सेल के बाहर जो लेयर होती है, सेल के बाहर, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक बात सुने कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट एनिमल का जो सेल है वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये जो बाहर, ये अंदर सारे स्ट्रक्चर पड़ी हुई, न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो बाहर बना हुआ है ये हो गया आपके पास सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स के अंदर सिर्फ इतना होता है, सॉरी एनिमल्स के अंदर सिर्फ इतना होता है, और प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल इस किस्म का होता है। ठीक है, ये इसके बाहर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक और लेयर होती है प्लांट्स के अंदर सिर्फ, और उसका नाम होता है सेल वॉल। ये हो गया प्लांट्स के प्लांट के अंदर एक एडिशनल लेयर होती है, उसका नाम है सेल वॉल। और जो एनिमल का सेल होता है, ये एनिमल का सेल है, एनिमल के सेल के बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती और प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। ये एमसीक्यू भी आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आप जहन में आया तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा सेल के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का सेल से क्या मुराद है, मोस्ट का वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ। फिर हमने ये पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसको हमने यहाँ पे कंसेप्ट से समझाया। फिर आपको हमने बताया कि एग्जांपल क्या होती है प्लांट्स की, टिश्यूज की। फिर आपको बताया कि एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन तमाम कंसेप्ट्स की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।